जय हिंद दोस्तों हम लोग इस वीडियो में मुगल वंश तथा मुगल वंश के संस्थापक बाबर तथा उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और दोस्तों लगभग बाबर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को, जैसे ताजपोशी हो गया, युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये टॉपिक ना ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बल्कि नॉलेज की भी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे देश भारत में बाबर महाराज कब आए, कैसे आए, क्यों आए, किसने आमंत्रित किया, कौन दोस्त बना, कौन दुश्मन बना, तथा इन्होंने मुगल वंश की स्थापना कैसे की, जिसमें जैसे अकबर जैसे, हुमायूं जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों बाबर के बारे में इतना तो हम सबको जानकारी होगा ही कि जैसे मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं तथा इन्होंने भारत में आने के लिए भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें पांचवा जो आक्रमण था जो पानीपत में किया था, पानीपत जो हरियाणा में है, ठीक है, और इसी को हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों बाबर का निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया से संबंधित था और मध्य एशिया में तैमूर का शासन था और वो भी बहुत ही खतरनाक था। लेकिन तैमूर के मृत्यु के बाद अब मध्य एशिया में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होने लगा था। उन्हीं राजवंशों में से एक था मुगल वंश, जिसके संस्थापक बाबर को कहा जाता है तथा बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दोस्तों तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ, या बाघ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाबर। यानी तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ, और बाबर भी काफी मजबूत तथा पराक्रमी था। इसी कारण उसने अपने आप को बाघ अर्थात बाबर का नाम दिया था। अच्छा दोस्तों मोस्टली यह देखा जाता है जो जंगली या फिर पहाड़ी लोग होते हैं वो काफ़ी मजबूत तथा फुर्तीले होते भी हैं लोग, और बाबर जंगली था ना। अब ना एशिया जैसे एशिया इतना डेवलप हो गया है, उस टाइम अफगानिस्तान, काबुल सब मध्य एशिया में थे, सब जंगले पहाड़ थे, तो थोड़ा जलवायु का भी दोस्तों असर आता है, और पहाड़ी लोग जैसे काफ़ी ताकतवर तथा मजबूत भी होते भी हैं, तो इस कारण यह बिल्कुल बाघ की तरह ही जैसे ताकतवर था, फुर्तीला था, तो इसी कारण इसने अपने आप को बाबर नाम रखा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मुगल वंश है, मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। लेकिन दोस्तों वास्तविक रूप से जिस मुगल वंश के बारे में हम लोग जानते हैं कि बाबर ने इसकी स्थापना की थी, वो सही है, लेकिन इस मुगल वंश का नाम वास्तविक में मुगल वंश था ही नहीं। इसका नाम था दोस्तों चगताई तुर्क वंश। मुगल वंश का वास्तविक नाम क्या था? चगताई तुर्क वंश। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों कि मुगल वंश का वास्तविक नाम क्या है। तो मुगल वंश का वास्तविक नाम चगताई तुर्क वंश है तथा इसके संस्थापक बाबर को कहा जाता है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और ये जैसे तुर्क भाषा में बाघ का ही अर्थ होता है बाबर, इसीलिए अपने आप को ये बाबर कहलवाते थे। लेकिन दोस्तों कैसे किसी का ना उपनाम प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसी तरह से चगताई वंश न होकर मुगल वंश से काफी प्रसिद्ध हो गया था। दोस्तों ये वंश भी काफी प्रसिद्ध वंशों में से एक है, और इस वंश में भी काफी शासकों ने शासन किया है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ये जो थे दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरे थे अकबर। जो अकबर थे दोस्तों, जो अकबर महाराज थे ना, ये मुगल वंश की यानी चगताई वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में उभरे थे। दोस्तों अकबर ये हुमायूं के पुत्र थे तथा बाबर के पौत्र थे। इन्होंने एक राजपूत हिंदू महिला से विवाह किया था, और ये काफी प्रसिद्ध शासक थे। इन्हीं के दरबार में बीरबल थे, जो नवरत्न में से एक थे। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? महेशदास था। महेशदास अर्थात बीरबल उस टाइम के काफी बुद्धिमान व्यक्ति में से एक माने जाते थे। अकबर बीरबल की कहानी, कई सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक जो थे दोस्तों वो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। तथा सबसे विवादित तथा क्रूर शासक जो थे वो औरंगजेब था। जो औरंगजेब था वही सबसे विवादित तथा क्रूर शासक में था ये मुगल वंश का। ये चाहता था कि सब के सब मुस्लिम में बन जाए। तो मान लीजिए कि दोस्तों आप जोर जबरदस्ती के द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन पे मजबूर नहीं ना कर सकते जी। आप अगर 10 लोगों का धर्म परिवर्तन कराएंगे, वो भी जोर जबरदस्ती के द्वारा, तो 100 लोग जाहिर सी बात है कि आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो जैसे सबसे क्रूर तथा सबसे विवादित शासक में मुगल वंश यानी मुगल वंश जो चगताई वंश था उसमें यही औरंगजेब ही था। यही सबसे ज्यादा क्रूर शासक के रूप में उभरा था। शाहजहां भी दोस्तों मुगल वंश के काफी प्रसिद्ध शासकों में एक थे। शाहजहां जो थे वो मुगल वंश के काफी प्रसिद्ध शासकों में से एक थे तथा ये 5वां मुगल शासक थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल वंश में, चगताई वंश में 5वें मुगल शासक कौन थे? तो शाहजहां। शाहजहां जो थे ये 5वें मुगल शासक थे, और इनके बचपन का नाम शहजादा खुर्रम था। शाहजहां की दोस्तों कुल 14 पत्नियां थी। शाहजहां की कितनी पत्नियां थी दोस्तों? शाहजहां की कुल 14 पत्नियां थी। इसमें से जो सबसे सुंदर थी, सबसे खूबसूरत थी, वो मुमताज बेगम थी, जिनकी याद में ताजमहल बना है। इसके अलावा भी शाहजहां ने कई सारे कलाकृति का निर्माण किया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद 1656 में बनाया गया था दोस्तों। तो जामा मस्जिद कहां पर है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है तथा 1656 में बनवाया गया था मुगल वंश के शासक शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, आगरा का किला का निर्माण कराया था, रेशमा बाग, दीवाने खास
दीवाने आम इत्यादि इत्यादि का मतलब जैसे मुगल वंश के कुछ मतलब जो मतलब शाहजहां थे इन्होंने निर्माण करवाया था। दोस्तों मुगल वंश में कुछ नमूने शासक भी थे। एक थे मोहम्मद शाह। एक कौन थे दोस्तों? मोहम्मद शाह। इनको मतलब जैसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, ये कुछ ज़्यादा ही रंगीला थे। इसके अलावा जहांदार शाह थे। जहांदार शाह को तो दोस्तों लंपट मूर्ख के भी नाम से जाना जाता था। ये दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाते थे, कभी कभी तो मतलब जैसे बिना कपड़ों के ही नंगो भी आ जाते थे। और ये लाल कुमारी जो वैश्या थी उनको काफ़ी पसंद करते थे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुगल वंश के। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर को, यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसके संस्थापक थे। तो दोस्तों अब अगर बात करें हम बाबर के बारे में, तो इसका पूरा का पूरा जीवन दोस्तों युद्ध में ही गुजर गया था। जो बाबर थे, जिन्होंने मुगल वंश या चगताई वंश के संस्थापक थे, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम था, जो तुर्क भाषा में बाब मतलब बाह का एक निक नेम होता है। तो इनका पूरा का पूरा जीवन दोस्तों युद्ध में ही गुजर गया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के मतलब एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। इनका जो जन्म था दोस्तों वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को एक फरगना के छोटे से राज्य में हुआ था, अब वह उज्बेकिस्तान में है। इनकी माता का नाम कुतुलु बनीगार खान था। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम कुतुलु बनीगार खान था तथा इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनकी माता का नाम कुतुलु बनीगार खान तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर की जो माता थी वो मंगोल के चंगेज खान के वंशज थे तथा इनके पिता तैमूर वंशज थे। यानी ये जो बाबर थे इनके माता पिता दोनों ही, यानी कुतुलु बनीगार खान जो थी इनकी मतलब माता थी, ये मंगोल खान मतलब मंगोल के चंगेज खान के वंशज थी, और ये तैमूर मतलब जो तैमूर थे ना उनके वंशज थे। ये दोनों अपने टाइम के सबसे बड़े मतलब लुटेरे शासक में सबसे बड़ा मतलब खतरनाक शासक थे लोग। तो अतः यह तुर्क तथा मंगोल दोनों का ही रक्त का मिश्रण था। बाबर के जो पिता थे उमर शेख की मृत्यु जब बाबर 11 वर्ष का था तभी हो गया था। यानी बाबर की मतलब जब 11 वर्ष का था तो उनके पिता जो मतलब जब उनके पिताजी थे उमर शेख, उनकी मृत्यु हो गई। तो इनका लालन पालन मुख्य रूप से इनकी दादी जान एहसान दौलत बेग ने किया था। तो इनके दादी जान का क्या नाम था? एहसान दौलत बेग। और दादी जान ने अपनी सारी की सारी संपत्ति बाबर के नाम कर दी थी। बाबर अपनी दादी की सहायता से 1494 में 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना था। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी बाबर फरगना का शासक कब बना था? तो दोस्तों 1494 में, 1494 11 वर्ष की उम्र में। अरे 1483 में इसका जन्म हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, 1483 में इसका जन्म हुआ था और 1483 10 93 11 वर्ष की उम्र में जब इसके पिता उमर शेख की मृत्यु हो गई थी तब ये क्या अपनी दादी माँ की सहायता से अपने फरगना का क्या बन गया था? शासक। यानी मतलब जैसे दादी माँ ने अपनी सारी की सारी संपत्ति इसी को दे दी थी। मतलब 11 वर्ष की उम्र में मतलब ये शासक बन गया। अच्छा दोस्तों एक मोस्टली बात देखा जाता है कि सबसे बड़ी सीख जो होता है ना वो जिंदगी ही देता है, सबसे बड़ी सीख। तो खुद हमारे जो अकबर जी महाराज थे ये भी 12-13 वर्ष की उम्र में शासक मतलब सम्राट बन गए थे। तो दोस्तों अचानक ही मतलब अपने पिता की मृत्यु के बाद यह 11 वर्ष की अवस्था में ही दादी जान की सहायता से यह शासक बन गया था। दोस्तों यह बहुत कम उम्र में कि मतलब बहुत कम उम्र में शासक तो बना था। अरे दोस्तों 11 वर्ष का अर्थ क्या होता है? बहुत ही कम। 11 वर्ष की अवस्था में यह बहुत ही कम उम्र में शासक तो बना था, लेकिन यह बहुत ही अच्छा शासक था और उससे भी अधिक अच्छा सेना नायक था। अब उसने अपना साम्राज्य बढ़ाना चालू किया। तो 1494 में फरगना को जीता था और ठीक 7 वर्ष के बाद जब वो 18 वर्ष का हुआ तो 1501 में समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी 1483 में जन्म, 11 वर्ष बाद 1494 में उसके पिताजी मर गए उम्र से। तो ये मतलब बहुत कम, 11 वर्ष की उम्र क्या बहुत ही सस्ता, मतलब बहुत ही कम। तो उस उम्र में शासक तो दोस्तों बना था और ठीक इसके 7 वर्ष के बाद जब 18 वर्ष का अवस्था हुआ था, जब वह 18 ईयर्स का हुआ था तो उसने 1501 में समरकंद जीत लिया था। 1501 में क्या जीत लिया था दोस्तों? समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब विजय प्राप्त करने के बाद यह रुका नहीं, अब वो कंटिन्यू बढ़ता गया। तो अब वो मतलब रुका नहीं, पहले फरगना, फिर समरकंद, फिर काबुल जीत लिया, फिर गजनी जीत लिया। दोस्तों यह बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कुशलता से अपने साम्राज्य को विस्तृत करने लगा। अब इसके जो अगल बगल के शासक लोग थे अब उनके मन में डर होने लगा। अरे एक छोटा बच्चे न था जी, 11 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में फरगना मतलब समरकंद जीत लिया। समरकंद के फरगना पहले जीता, फिर समरकंद जीता, फिर काबुल जीता, फिर गजनी जीता। तो इस और वो भी बहुत कुशलता से अपना मतलब साम्राज्य बढ़ाने लगा। तो अगल बगल के जो शासक लोग थे अब उनके मन में डर होने लगा कि अरे भैया ये तो अंडा में से अभी निकलल है और छक्का चौका मार रहा है। अब बस यहीं से उसके खिलाफ होने सब चालू हो गए और यहीं से बगावत होने भी चालू लगा। क्योंकि यह मतलब वहां के जनता पर कहीं, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी दूसरे के हाथ में सत्ता दे देंगे तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में आप बाहर नहीं रहेंगे, अपनी जनता पे उतना ठीक से ध्यान नहीं देंगे। और अगल बगल वाले जो मतलब दुश्मन लोग थे, दुश्मन लोग इसके नहीं थे, सगे संबंधी ही थे, लेकिन उन के भी मन में डर होने लगा कि इतना कम उम्र में इतना विस्तृत ये बाबर कर रहा है तो हमको भी इससे खतरा हो सकता है। तो इसके ही जनता को भड़काना शुरू किया। तो वही जनता पर ठीक से ध्यान नहीं देता था और यहीं से उसकी मुश्किलें बढ़ने चालू हो गई। और समरकंद, काबुल, गजनी पर जो उसने जीत हासिल की थी महज वो 8 महीने तक ही रही। अब वहां पर धीरे धीरे क्या होने लगा? विवाद
बर्बाद होने लगा और 8 महीने तक ये जीत क्या हो गई, समाप्त हो गई। दोस्तों अब इसके पास जो कुछ भी था वह सब के सब समाप्त हो गया था। फरगना चला गया, समरकंद चला ही गया, काबुल चला गया है, गजनी चला गया है। अब मतलब सबका सब चला गया और तो और मतलब इसके आस पड़ोस के जो शासक थे वो भी इसके खून के प्यासे हो गए। अतः उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया, जो ये था अभी इसने एक नया पैतरा अपनाया। जैसे बाबर को अपने पिता से ही मिर्जा की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि जैसे तैमूर लंग के ही वंशज थे इसके पिताजी, तो इसके पिताजी मिर्जा थे, तो मिर्जा से ही उपाधि प्राप्त थी। लेकिन 1507 में उसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर ली। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि जैसे बाबर जो था वो मतलब किस वंश का था, तो वो तो मतलब एक प्रकार से मिर्जा ही वंश था ना जी, मतलब अपने पिता का मतलब मिर्जा वंश लिया था। लेकिन मतलब जैसे 1507 में क्योंकि सारा मतलब इसकी खिलाफत होने लगे, यहाँ तक कि मतलब गजनी जो अपना मतलब साम्राज्य जीता था वो भी साम्राज्य इसका मतलब खत्म होने लगा। तो इसने एक नई उपाधि मतलब एक मतलब जैसे प्रोसेस स्टार्ट किया। कैसे होता है नामकरण कर देना, कैसे हमारे इंडिया में भी मतलब कोई जो शासक होते हैं लोग, जो योगी आदित्यनाथ जी कुछ नामकरण करते रहते हैं इधर उधर, तो इसी तरह से उसने 1507 में अपनी मतलब मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, 1507 में, और मिर्जा की उपाधि कब त्यागा था, तो ही 1507 में त्यागा था। तो ये उपाधि धारण कर ली दोस्तों। अब दोस्तों 1507 में यह चारों तरफ से मतलब हार चुका था। कैसे दिया बूझने से पहले काफ़ी फड़फड़ाता है, परंतु जैसे नामकरण करने से, बादशाह की उपाधि धारण करने से भी इसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो इसने फिर एक नया रंग अपनाया, फिर एक नया नींव रखाया। उसने एक वंश की मतलब नींव रखी जिसका नाम था चगताई वंश। इसका क्या नाम था दोस्तों, चगताई वंश। अब उसने एक नया वंश मतलब रखा, चगताई वंश। वास्तविक रूप से दोस्तों जो देखा जाए तो चगताई वंश जो था वो चंगेज, क्योंकि इसकी जो माता थी, ये बाबर की माता का नाम क्या था, हम लोग का नहीं, मतलब बाबर की माता जी का क्या नाम था, कुतुलू बनिगार खान था। और ये कुतुलू बनिगार खान थी वो मंगोल वंश के चंगेज खान के वंशज थी। तो चंगेज खान के मतलब अपनी माता के मतलब वंश से प्रेरित होकर, चंगेज खान के वंश से प्रेरित होकर इसने चगताई तुर्क वंश की स्थापना की, चगताई तुर्क वंश की स्थापना की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी बाबर ने किस वंश की स्थापना की, तो बाबर ने चगताई तुर्क वंश की स्थापना की। और फिर ये बाद में मतलब जैसे मुगल वंश बन गया, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन इसका मुख्य मतलब कौन सा वंश था, चगताई तुर्क वंश, जो मंगोल के चंगेज खान की वंश की जो माता थी। तो अपने माता जी के मतलब सप्रेम में इसने रखा था। लेकिन जैसे मतलब क्योंकि इसकी माँ चंगेज खान के वंश थी, तो वहीं बाबर ने अपने वंश का नाम चगताई तुर्क वंश रखा, जो बाद में मुगल वंश, कैसे किसी का निक नेम काफी फेमस हो जाता है, तो वही मुगल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर भी दोस्तों इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसने, क्योंकि मतलब सारा जगह मतलब सारा साम्राज्य तो हार ही गया था, इसके आस पड़ोस भी एकदम खूब मतलब तलवार लेके इसके पीछे एकदम दौड़े थे कि कैसे इसको मार दे। तो अंततः मतलब अपने जान बचाने के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ा, अपने जान बचाने के लिए। क्योंकि कुछ समय तक भी और दोस्तों अगर वहां पे रुकता है, जैसे मतलब अफगानिस्तान में, काबुल में, अगर कहीं पे भी मतलब अपने साम्राज्य के अंतर्गत फरगना में या फिर समरकंद में रुकता, तो उसकी मौत निश्चित थी। अब उसके पास ना ही कोई स्थान था, तो ना ही मतलब खाने का स्थान, ना ही रहने का स्थान, क्योंकि सभी के सभी खून के प्यासे हो गए थे। काबुल में, फरगना में उसके खिलाफ मतलब आंदोलन ही लगे थे। तो वहीं कूच किया भारत की तरफ, वहीं कहाँ पर कूच किया, भारत की तरफ। तो दोस्तों वास्तविक रूप से बाबर का भारत में आने का कारण यह था कि उसके पास छत नहीं था, उसके पास भोजन नहीं था। यहाँ पे वह लूटपाट या शासन करने के इरादे से आया ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले से ही सोच रखा था कि भारत में हम जाएंगे, एक मतलब वंश के मतलब जैसे चगताई वंश उसको मुगल वंश कर देंगे या फिर मतलब वहाँ पे वंश की स्थापना करेंगे। नहीं, वह अपने जान बचाने के लिए, उसके पास छत नहीं था, घर नहीं था, खाने का अन्न नहीं था, इस कारण भारत में आया था कि उसके पास नहीं स्थान था, नहीं मतलब रहने का छत था, और वो भी एकदम बौखलाया हुआ था। तो कहा जाता है दोस्तों कि जब शेर, मतलब शेर तो बहुत काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन जब मतलब शेर से स्ट्रांग कौन होता है, शिकारी, क्योंकि जो उसका शिकार करता है। लेकिन जब शेर बौखलाया रहता है ना, तो शिकारी भी अपने कदम पीछे ले लेता है। वही हाल था बाबर, क्योंकि बाबर सब जगह से थक गया था, सब जगह से। अरे उसका जन्म स्थान चला गया था, उसका सबसे पसंदीदा शहर था काबुल, वो चला गया था। दादी माँ की मतलब सहायता से, अपनी दादी जान की सहायता से जो फरगना का शासक बना था, वहीं से पहले इसको लात मार के भगाया गया था। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह बहुत ही बौखलाया हुआ था। उस टाइम इसके सामने कोई भी आ जाता, उसको एकदम खत्म कर देता है। तो वहीं भारत में अपने छत के लिए, जान बचाने के लिए आया था। दोस्तों ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में बाबर ने मतलब कितनी बार, अच्छा ये इसमें कंफ्यूजन है, भारत में एंट्री के लिए बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया है। तो भारत में दोस्तों मतलब एंट्री के लिए, भारत में घुसने के लिए उसने 5 बार आक्रमण किए थे। कितने किए थे, 5 बार आक्रमण। वास्तविक रूप से बाबर ने भारत में कुल 8 बार आक्रमण किए हैं। अब कहिए कि सर हम लोग तो 5 ही बार पढ़े हैं, तो
दरअसल पांचवा मतलब जैसे पांच मतलब शुरू का जो 5 आक्रमण था वो भारत में मतलब एंट्री के लिए दिल्ली सल्तनत में घुसने के लिए प्रॉपर था। और जब दिल्ली सल्तनत पे जैसे मतलब पांचवा जो आक्रमण था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में हुआ था। ये काफी मतलब प्रसिद्ध मतलब जो युद्ध हुआ था। इसके बाद उसने और 3 लड़ाइयां लड़ी थी, यानी पहले वो 4 लड़ाइयां लड़ चुका था और 5वां लड़ाई उसका पानीपत का प्रथम युद्ध था। और पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध तक उसके ये मतलब फिक्स ही नहीं था कि मतलब जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे धन संपत्ति देखा, यहाँ पे मतलब अनाज देखे, किसानों का मेहनत देखा, पूरा धन ध्यान से हम लोग कहते सोने के चिड़े द गोल्डन बर्ड कहलाता था दोस्तों। अब वहीं इसका लालच इतना बड़ा कि भैया अब हम यहीं पे हैं तो अब यहीं पे रहबे करेंगे। तो वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद उसने फैसला कर यहीं पर रहने का मन बनाया। उसके बाद और 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो मतलब कुल मिला के जैसे एंट्री के लिए 5 बार, लेकिन वास्तविक रूप से बाबर का भारत से 8 युद्ध का संबंध है। दोस्तों एक बात सबसे और इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा भी दोस्तों मेरा एक और चैनल है K-SET क्यूज के नाम से, आप लोग YouTube पे सर्च करिएगा और इस टाइप से और भी कई सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना उनके लिए वो काफ़ी बेहतरीन चैनल है। तो K-SET क्यूज KESATHQUIZ आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले वह 4 बार आक्रमण कर चुका था, जिसमें पहला आक्रमण जो था दोस्तों 1519 में बाजोर अभियान के तहत किया था, जिसमें उसने भेड़ा का किला जीता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी बाबर के द्वारा भारत में पहला आक्रमण कब किया गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के लिए किया गया था, जो वो इसका 5वां आक्रमण था भारत में एंट्री के लिए। लेकिन भारत में पहला आक्रमण वो 1519 में ही किया था, जिसमें भेड़ा का किला जीता था। क्या जीता था दोस्तों? भेड़ा का किला जीता था और उस पर समित अधिकार कर लिया था। अब उसके पास छत हो गया था, क्योंकि बाबर के पास तो दोस्तों रहने के लिए ना ही छत था, ना ही मतलब एक तरह से मतलब जैसे रहने का आवास था। फिर उसने जहां तहां पर 2-3 आक्रमण और किए थे जो नॉर्मली रूप से था, यानी इसका पहला जो 4 आक्रमण था वो नॉर्मल था और वह उतना ही तक सीमित था। लेकिन कैसे कुछ मतलब जैसे लोल वकलोल होते हैं लोग, जिसमें पहले लोल थे पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, दूसरा महान आत्मा थे राणा संगा और तीसरा जो सबसे खत्म दिमाग का था वो था आलम खां। वो कौन था दोस्तों? आलम खां। यानी जो मतलब उस टाइम तो मतलब जैसे 1519 में भेड़ा का किला जीता था और 2-3 और मतलब युद्ध किया था, मतलब 4 युद्ध मतलब वो नॉर्मली रूप से था। लेकिन 3 लोग ऐसे महान आत्मा थे, एक थे पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, दूसरे थे राणा संगा और तीसरा सबसे बड़ा लोल जो था, सबसे बड़ा बैल जो था वो था आलम खां। वो कौन था दोस्तों? आलम खां। जो आलम खां था वो इब्राहिम लोदी का चचा जान था। अब ये तीनों महान गधा लोग चले गए बाबर के पास और बोले कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली आइए, वहाँ युद्ध कीजिए, तब ना आनंद आएगा। हम आप सभी को निमंत्रण देते हैं। अब बाबरों ने सोचा कि चलो बस 4 युद्ध छोटा मोटा करके परेशाने थे, अब हम भी यही चाह रहे थे। बाबरों सोचा कि बस हम तो बैठने का जगह सोच रहे थे, अब तो ये तो सोने का जगह मिल गया। तो उस वक्त दिल्ली पर शासन था इब्राहिम लोदी का, जो लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में था और इसी का जो चचा जान थे, जो इसका चचवा था वो था आलम खां लोधी। यही वाला जो आलम खां लोधी था ना जी, यही इसका चचा जान था और उस टाइम दिल्ली पर इसके भतीजे का इब्राहिम लोदी का मतलब शासन था। और ये जो मतलब आलम खां लोधी थे ये खुद दिल्ली पर शासन करना चाहता था और इसके मित्र थे दौलत खां लोधी तथा राणा संगा। तो लोग बाबर से समझौता किया लोग कि आप भैया दिल्ली पर आक्रमण करिए और हमारे भतीजा इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए, क्योंकि इसके पास मतलब इतनी ताकत नहीं थी, आलम खां लोधी के पास इतना पावर नहीं था कि डायरेक्ट वो अपने भतीजे इब्राहिम लोदी को मतलब जैसे युद्ध कर सके। तो इसलिए ये लोग तीनों बाबर के पास चला गया था और बोला लो कि आप जो हैं दिल्ली पर आक्रमण करिए और इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए और दिल्ली में पूरा लूटपाट कीजिए और हमें सत्ता सौंप कर 9-2-11 हो जाइए। ये तीनों लोग जो थे, दौलत खां, राणा सांगा की तो कुछ मजबूरी थी, लेकिन आलम खां लोधी, ये तीनों के तीनों महान गधे लोग थे। तीनों के तीनों क्या थे लोग? महान गधे लोग थे। दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रखा जाएगा तो बिल्ली तो सारा दूध पी ही नहीं जाएगी जी। तो बाबर तो ऊपर से बोला कि ठीक है, लेकिन मन ही मन उसका और कुछ प्लान था। तो दिक्कत यह था कि दिल्ली पर आक्रमण किया कैसे जाए। अब दिल्ली पर आक्रमण कोई जैसे हलवा तो नहीं न था और मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो बाबर के पास भी मतलब बाबर बहुत ही ताकतवर इंसान था, उसकी सेना काफ़ी ताकतवर थी। लेकिन जब मतलब जैसे अफगान से मतलब काबुल से फरगना से मतलब उसको मतलब भगा दिया सब, तो इसकी काफ़ी सेना कमज़ोर हो गई थी, इसके पास भी उतनी ताकत नहीं रह गई थी। और उस एरिया मतलब जो मतलब मुख्य रूप से जैसे मतलब अफगानिस्तान एरिया से आया था, तो उस एरिया में जैसे रेत मतलब रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, राजस्थान मतलब ये सब जो एरिया है मतलब रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, रेत बहुत ज़्यादा है। तो अब इसके पास प्रॉब्लम हो गया कि भैया हम हमला करने के लिए तैयार है। बाबर इन तीनों से बोला कि हम हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन हमला दिल्ली सल्तनत पे हमला करना कोई हलवा है? हम मतलब वहाँ पे मतलब रहने के लिए स्थान चाहिए, नक्शा चाहिए, हमारा जो सैनिक है उसके लिए पानी की व्यवस्था चाहिए, कहाँ पे
युद्धाभ्यास करेगा, भोजन, इसके अलावा कुछ खुफिया जानकारी। मुख्य रूप से बाबर जो था वो पहाड़ी एरिया का था, उसको पहाड़ पे मतलब युद्ध करने का अनुभव था, लेकिन जैसे मरुस्थली जगह हो गया, एक मतलब जैसे मैदान क्षेत्र हो गया, समतल जगह, वहाँ पे इसको युद्ध करने का तो मतलब जैसे अनुभव था नहीं। और उस टाइम जैसे दिल्ली का सल्तनत इब्राहिम लोदी के पास था, और इब्राहिम लोदी जो थे वो काफ़ी एक उनके पास मजबूत सेना थी। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो बाबर के पास इतना ताकत था ही नहीं कि वो डायरेक्ट इब्राहिम लोदी की सेना से युद्ध कर सके। वहीं बाबर बोला कि युद्ध के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन अभी हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं है, हम जैसे मतलब और भी मेरी कई साधन है, तो हम उसको कैसे पूर्ति करेंगे। तो ये तीनों बैल लोग जो थे, आलम खां लोदी जो इब्राहिम लोदी के चचा जान थे, राणा सांगा तथा दौलत खां। दरअसल राणा सांगा कोई गलत इंसान नहीं थे, लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ परेशानियां थी, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये तीनों लोग बोले कि भैया हम का चंदा मम्मी के पास बैठे हैं, आप चिंता मत न कीजिए, हम आपको नक्शा देंगे। क्योंकि रेगिस्तान में जैसे चारों तरफ रेत रेत है, पता ही नहीं चलेगा किस आप डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहीं कहीं तो रेत का मतलब पूरा दलदल बना रहता है, पता चला कि पूरा का पूरा इब्राहिम मतलब जैसे वो बाबर जी महाराज अपनी सेना लेके आए और उसी में अंदर चले गए, तो अंदर जाएंगे सीधे ऊपर चले जाएंगे। तो इतना ही लोग के पास आइडिया था नहीं। तो ये जो तीनों लोग थे उन लोग मतलब बोले कि हम मतलब आप चिंता मत करिए, आप यहाँ पे आइए। तो वही नक्शा दिए, इसके अलावा रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गेहूं चावल, सारा का सारा जो प्रबंध था यही तीनों लोग किया था। किसने किया था? आलम खां लोदी, राणा सांगा तथा दौलत खां ने, बाबर को बुलाने के लिए। क्योंकि बाबर के पास तो वास्तविक रूप से उतना मतलब ना ही अनुभव था, ना ही एक्सपीरियंस, और ना ही उसके पास उतनी मजबूत सेना थी, क्योंकि बहुत सारी सेना उसकी खत्म हो चुकी थी। तो ये तीनों ने बोला कि मतलब जैसे आप यहाँ पे आइए, सारी की सारी सुविधाएं देंगे। तो नक्शा इन्होंने दिया, रहने के लिए मतलब स्थान दिया, खाना पीना सब इन्होंने दिया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अब जैसे इब्राहिम लोदी के पास सेना तो काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी बड़ी थी, तो खुफिया जानकारी के तौर पर इन्होंने बताया कि भाई इब्राहिम लोदी की तो सेना मजबूत है, लेकिन उस सेना में सबसे अधिक मात्रा में मतलब जैसे जानवर हैं, जैसे हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है। तो मुख्य रूप से देखा जाता है तो उनकी सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी ताकत क्या थी? जानवर, मतलब जानवर ही थे। लेकिन सबसे बड़ी जानवरों की कमजोरी होती है आवाज़। सबसे बड़ी दोस्तों जानवरों की कमजोरी क्या होती है? आवाज़। तो इन्होंने खुफिया जानकारी दी कि अगर आवाज़ किसी तरह से हो सके, आवाज़ किसी तरह से हो सके तो आप इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो इसीलिए बाबर ने इस युद्ध में, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो मतलब पांचवा इसका बाबर का युद्ध था, चार तो नॉर्मल था इसका युद्ध, पांचवा जो बड़ा युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें इसने कैनन यानी तोप का प्रयोग किया था। वो तोप का प्रयोग इसलिए किया था कि उसकी आवाज़ से जानवरों को भड़काया जा सके, जानवरों को क्या किया जाए? भड़काया जा सके। तो वहीं बाबर का पांचवा आक्रमण हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, चूंकि इब्राहिम लोदी की सेना मजबूत थी और इसके पास काफ़ी जानवरों की संख्या थी और जानवर काफ़ी मजबूत थे और इसके पास उतना ताकत था नहीं। तो ये खुफिया जानकारी इन्हीं तीनों के द्वारा दिया गया था कि इसके मतलब जानवरों की संख्या अधिक है, सैनिकों की संख्या अधिक है, लेकिन इनके जानवरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आवाज़ से भड़कते हैं। आप देखिए भी होंगे ना कि शादी यदि होता है ना, फंक्शन उनसे, तो उसमें जो पटाखा उटाखा छूटता है ना, तो गाय भैंस मतलब आवाज़ करने लगती है, कुत्ता भौंकने लगता है। तो जानवरों को मतलब उतना आवाज़ पसंद नहीं आता है। दोस्तों वहीं पानीपत के प्रथम युद्ध में कैनन यानी तोप का प्रयोग किया गया था। तो पानीपत का प्रथम मतलब युद्ध मतलब ये बाबर के द्वारा पांचवा अटैक था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भैया 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर के द्वारा। इसमें इब्राहिम लोदी की मतलब हार हुई थी, वो मारा गया था, ठीक है। तो वहीं पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर में तोप खाने का मतलब जो तोप खाने का प्रयोग किया था, तो उस तोप खाने के नेतृत्व के लिए उस्ताद अली खां तथा मुस्तफा खां नामक दो तुर्क अधिकारी को मतलब बुलाया था। क्योंकि जैसे उस मतलब तो अब इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई दोस्तों, उस टाइम पे मतलब टेक्नोलॉजी तोप था, तो तोप को किस एंगल पे चलाना है, मतलब कैसे चलाना है, कैसे भड़काऊ होगा, तो इसके लिए मतलब एक अलग से ही उसके एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति होते थे। तो वहीं पानीपत के युद्ध में मतलब प्रथम युद्ध में बाबर का मतलब तोप खाना मतलब तोप चलाना था। तो तोप चलाने के लिए दो अधिकारियों को नियुक्त किया था, एक थे उस्ताद अली खां तथा दूसरा थे मुस्तफा खां। ये दोनों तुर्क अधिकारी थे। और इस युद्ध में यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुगलमा नीति का, तुगलमा नीति को दोस्तों अर्धचंद्रकार नीति भी कहा जाता है, मतलब अर्धचंद्रकार नीति या तुगलमा नीति, इसी का प्रयोग किया था। इसमें इसका मुख्य ताकत तोप होता है। इसमें मुख्य ताकत क्या होता है? तोप। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, दिख रहा है ना आप लोग को। जैसे मान के चलिए कि जैसे एक प्रकार से ये हमारा एक प्रकार से क्या हो गया? युद्ध का मैदान हो गया। ये हमारा क्या हो गया? युद्ध का मैदान हो गया। इधर मतलब जैसे बाबर की सेना है, इधर मान के चलिए कि इब्राहिम लोदी की सेना है, मतलब ये बाबर की सेना हो गया, ये इब्राहिम लोदी का सेना हो गया। अब इधर मतलब जैसे ये बाबर का सेना हो गया पूरा, ये इब्राहिम लोदी का सेना हो गया। तो इसमें जो सैनिक होते थे ईलो को मतलब अर्धचंद्रकार यानी तुगलमा, तुगलमा का अर्थ होता है आधा चांद, तुगलमा का अर्थ क्या होता है? आधा। ये सैनिकों को मतलब इस तरह से सजाया जाएगा, जैसे सैनिक ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं ना, इसमें मतलब सीधे सीधे, तो इसमें ऐसे सीधे सीधे नहीं रहेंगे, ये अर्धचंद्रकार मतलब इस तरह से सैनिकों को खड़ा किया जाएगा।
अब जैसे इस तरह स्थानीय और इन्हीं के बीच में तोप लगाया जाएगा, इन्हीं के बीच में क्या लगाया जाएगा दोस्तों, तो तोप लगाया जाएगा। और ये जो मतलब जैसे प्रोसेस होता है ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। ये वाला जो प्रोसेस होता है ना युद्ध का, मतलब युद्ध के जो मैदान का, युद्ध के मैदान 100 ग्राम 150 ग्राम का नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो इसमें सैनिकों को यह पता नहीं चल पाता है कि मतलब कोई सीधा ऐसे खड़ा है या फिर ऐसे चंद्रमा की तरह खड़ा है। अब इस सैनिक एकदम घोड़ा लेके जाएगा, सब एकदम इसके बीच में जाएगा, एकदम पूरा आता है, इधर से तोप चल जाएगा, इधर से तोप चल जाएगा, और इधर से पूरा मतलब सैनिक मतलब पूरा इसको घेराव कर लेंगे, बीच में फंस जाएंगे ये लोग, सैनिक लोग जानवरों में खुद ही भगदड़ हो जाएगा, तो सैनिक लोग मतलब हार जाएंगे। तो वही तुगलमा नीति को अर्धचंद्रकार नीति भी कहते हैं। और इसमें मुख्य मतलब ताकत तोप का होता है, और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसी नीति का प्रयोग किया था। दोस्तों बाबर का सबसे पसंदीदा शहर काबुल था। बाबर का सबसे पसंदीदा शहर क्या था दोस्तों, काबुल था। और यहीं से इसको लात मार के भगाया गया था, किसको, बाबर को। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, अब तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर को मतलब जैसे बहुत ही धन लाभ हुआ था। तो इतना धन लाभ हुआ था कि मतलब जैसे काबुल के, क्योंकि इसका सबसे पसंदीदा शहर काबुल था, तो काबुल के प्रत्येक नागरिक को, हर एक नागरिक को काबुल के एक एक चांदी का सिक्का दिया था, एक एक चांदी का क्या दिया था, सिक्का। इसके अलावा प्रथम युद्ध के बाद अपने सैनिकों को भी मतलब काफ़ी अच्छा खासा धन दिया था। तो इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, कलंदर की। कलंदर की उपाधि, कलंदर का अर्थ होता है दानी, जैसे दमादम मस्त कलंदर, महादेव, महादेव क्या है, भोले वाला है, दानी है एक प्रकार से, तो वही दानी की उपाधि दी गई थी, मतलब ये कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जब जीता था तो उसमें इसको अपार धन संपत्ति की मतलब प्राप्ति हुई थी। और काबुल में अभी भी मतलब जैसे, और काबुल से इसको बहुत प्यार था, लेकिन काबुल के लोग इसको मतलब पसंद उतना नहीं करते थे। धीरे धीरे इसका बगावत होने लगा था। अरे तभी ना लात मार के इसको भगाया गया था जी काबुल से बाबर महाराज को। तो कैसे होता है कि भैया थोड़ा पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो यही एक एक चांदी का सिक्का प्रत्येक नागरिकों को उसने गिफ्ट के रूप में दिया था। इसीलिए इसको क्या अधिकार मतलब क्या मतलब उपाधि दी गई थी, कलंदर की उपाधि दी गई थी। पानीपत प्रथम युद्ध में इसको इतना मुनाफा हुआ कि अब उसने फैसला कर लिया कि अब भैया यहीं पे रहेगा। क्योंकि पहले तो जैसे प्लान था इन तीनों महान लोगों का, आलम खां लोधी जो इब्राहिम लोधी के चचा जान थे, राणा संगा, दौलत खां लोधी पंजाब के सूबेदार थे, इन लोग का मन था कि जैसे बाबर आए, क्योंकि डायरेक्ट इन लोग के पास ताकत नहीं था कि इब्राहिम लोधी से जाके भिड़ सके, तो बाबर आएंगे, लोग आराम से भैया बाबर आएंगे, हमारा मतलब साथ देंगे, इब्राहिम लोधी को हराएंगे और हमको सत्ता सौंप के फिर चले जाएंगे, कुछ अपना लूटपाट करेंगे। तो एक नॉर्मल था प्रोसेस। लेकिन अब ये आया, देखा कि भैया इतना संपत्ति है, गोल्डन वर्ल्ड हमारा दोस्तों देश कहलाता था। तो अब हम यहाँ से, अब काबुल वबुल हमको जाने का क्या फायदा, अब यहीं पे उसने रहने का फैसला कर लिया। किसने, बाबर ने। अच्छा दोस्तों एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा एक और भी चैनल है केसट क्यूज नाम से, आप लोग जैसे यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा केसट क्यूज, ठीक है, तो उस पर भी आप लोग को KESAPHQUIZ, ये केसट क्यूज नाम से मेरा एक और चैनल है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको देखिएगा, सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब करिएगा, उस पर भी आपको इस टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, इससे बेहतर ही मिलेंगे। खैर ये अलग टॉपिक हो गया। तब यहीं मतलब जैसे अब इसने फैसला किया कि भैया अब हम यहीं पे रहेंगे। तो अब जैसे ही बाबर ने यहाँ पर रहने का फैसला किया, अब राणा सांगा ने इसका विरोध किया, क्योंकि यहीं तीनों लोग मिलकर ना उसको बुलाए थे जी कि आप आइएगा जाइए। लेकिन अब कैसे होता है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बुलाया जाए, तो भाई बिल्ली तो दूध पिएगी ही ना। तब यहीं तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया। तो वहीं 1527 में खानवा नामक स्थान पे, जो आगरा के समीप है, खानवा में भयंकर युद्ध हुआ। खानवा का भयंकर युद्ध हुआ, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके पहले 4 और युद्ध किए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का 5वां युद्ध था, और ये मतलब जैसे दिल्ली सल्तनत में एंट्री के लिए पहला युद्ध था। इसके पहले 4 युद्ध तो कर लिया था। अब दूसरा जो युद्ध था इसका वहीं कहाँ गया, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में खानवा एक स्थान है जो आगरा के समीप है, और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, इन मतलब, और इसके अलावा एक और शासक थे चंदेरी के राजा मेदिनी राय। क्योंकि अब बाबर ने मतलब फिक्स कर लिया कि भैया हम यहीं पे रहेंगे, तब इन तीनों को मतलब विरोध किया कि भैया हम तुमको किस लिए बुलाएं और तुम यहाँ पे क्या नाटक कर रहा है। तो वहीं इन चारों लोगों ने मिलकर, अब चारों लोग में कौन कौन थे, इसमें एक राणा सांगा थे, महमूद लोधी थे। तो महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाईजान मतलब भाई थे। इब्राहिम लोधी तो मर गया था, चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे, और आलम लोधी थे। ये चारों मिलकर बाबर के खिलाफ युद्ध कर दिए। कहाँ पर, खानवा में 1527 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध कब हुआ था भैया, तो खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था। यह आगरा के समीप है, और इस युद्ध होने का मेन कारण था बाबर का मतलब फैसला करना कि वह भारत में ही रहेगा। इसमें 4 मतलब जैसे इसके खिलाफ मतलब राजा थे, कौन कौन थे भैया, एक तो राणा सांगा थे, दूसरा थे महमूद लोधी थे, तीसरा मतलब जैसे महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाईजान था, तीसरा थे चंदेरी के राजा मेदिनी राय, और चौथा थे आलम खां लोधी। ये चारों मिलकर अब बाबर के खिलाफ लड़ाई करने लगे। चूंकि बाबर की सेना 1 साल पहले पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ चुकी थी। अरे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो माना कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना जीती थी, लेकिन इसमें इसकी बहुत सेना का नुकसान हो चुका था।
आधी सी सेना इसकी मर गई थी, मतलब बहुत सेना का नुकसान हो चुका था। और ठीक 1 साल के बाद ही अब फिर मतलब खानवा का युद्ध मतलब जैसे चल हो गया, तो बाबर को काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। अब जैसे 1 राजा 2 राजा तो एक अलग बात है, अब 4 शासकों ने मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया और चारों शासक ने सोचा कि भाई अभी रहने का प्लान बना रहा है, अब रहने लगेगा तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो वो चारों शासक मिल गए थे। तो वहीं चारों शासक मिलकर बाबर को समस्या हो गई। तो इसीलिए इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का। बाबर का ने किसका नारा दिया था? जिहाद। जिहाद का नारा दोस्तों एक धर्म संबंधी नारा है, धर्म से रिलेटेड नारा है। अब जैसे मान के चलिए कि हम गलत हैं या सही है, लेकिन हम बोले कि जैसे अब हिंदुत्व खतरे में है, तो जितने भी हिंदू भाई बहन लोग हैं, जैसे हम ही बोले कि इस्लाम खतरे में है, तो जितने भी मतलब हमारे धर्म के भाई बहन हैं, हम ये नहीं देखेंगे, मतलब वो लोग ये नहीं देखेंगे कि हम सही है या गलत है, अब वो अब धर्म के लिए लड़ने चालू कर देंगे। तो वहीं जिहाद शब्द का नारा, जिहाद शब्द का नारा उसने बोला था कि भैया हम जिहाद शब्द का नारा दे रहे हैं, इसमें इस्लाम खतरे में है, अगर हम लोग ये युद्ध हार जाएंगे तो हम लोग का मतलब हम नहीं हारेंगे, पूरा का पूरा इस्लाम ही हार जाएगा। अब इसके सैनिक तो बाबर के पास बहुत कम थे, लेकिन बहुत ही कुशलता से सैनिकों ने लड़ना चालू किया। इसके बाद इसने एक और नियम लगाया, जिससे सैनिकों पर टैक्स लगता था। जो सैनिक होते थे उन लोग पे भी एक मतलब टैक्सेस, कैसे हम लोग इंडियन आर्मी मतलब है तो हम लोग पे भी कई सारे टैक्सेस लगते हैं, तो उसी प्रकार से मतलब जो बाबर के सैनिक थे उस पर एक तमगा नामक टैक्स लगता था। कौन सा टैक्स लगता था? तमगा नामक। तो युद्ध को जीतने के लिए उसने तो पहले जिहाद शब्द का प्रयोग किया, यानी हम हारेंगे तो पूरा इस्लाम हार जाएगा, ऐसा ही सब बौखलाया हुआ था मतलब उसके सैनिक। उसके अलावा उसने तमगा नामक टैक्स भी खत्म किया था, तो सैनिक और खुश हो गया। अब इसी खुशी में इतना वो खूबसूरती से लड़ा सब, यानी बाबर की सेना इतनी खूबसूरती से लड़ी कि इन चारों को, यानी मतलब ये राणा सांगा, आलम खां लोधी, उसके बाद चंदेरी के जो शासक थे महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई था, इन चारों को उसने हरा दिया। इन चारों को क्या किया? उसने हरा दिया। वहीं खानवा का युद्ध जीत लिया। तो वहीं खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और वह एकदम उसका फिक्स हो गया कि अब भारत मतलब बाबर भारत में ही रहेगा। अब फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि 1527 में खानवा के युद्ध को जीतने के बाद प्राप्त की थी। और इसी युद्ध के बाद अब उसने फिक्स एकदम कर लिया कि अब हमको यहाँ पे से जाना नहीं, अब यहीं पे रहना है। और जब फिक्स किया तब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो 1526 में सबसे इंपॉर्टेंट है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध होता। और फिर 1528, अब 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसमें मतलब उसने मेदिनी राय को हराया था। अब मेदिनी राय को हराने का मेन कारण क्या था कि जब खानवा का युद्ध हुआ था, जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध से तो इन्हीं तीनों से रिलेटेड थे ये वाला, लेकिन जैसे ही 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था तो एक चंदेरी नामक स्थान था, वहाँ के भी शासक आके मतलब जैसे राणा सांगा, आलम खां के साथ मिलके इसके मतलब विरुद्ध युद्ध किए थे बाबर के। अब इसी पे वो गुस्साया था। तो वहीं 1528 में मतलब 1527 में जो खानवा का युद्ध होता उसमें मतलब चंदेरी के राजा भी भाग लिए थे, मेदिनी राय। तो 1528 में फिर उसने चंदेरी का युद्ध किया, जिसमें मेदिनी राय को उसने क्या कर दिया? मतलब पराजित कर दिया। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी के युद्ध, जिसमें मेदिनी राय को हराया था। पुनः 1529 में उसने घाघरा का युद्ध किया। पुनः 1529 में क्या किया था दोस्तों? उसने घाघरा का युद्ध किया, ठीक है, 1529 में, जिसमें बिहार तथा अफगान में मतलब संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। इस सेना का जो नेतृत्व तो महमूद लोधी ने किया था। बाबर ने लगभग सभी अफगानों को समाप्त कर दिया। इसको अफगान से काफ़ी दुश्मनी हो गया था, क्योंकि अफगानी वालों ने इसको लात मार के भगाया थे जी। इसको ये भी अफगान ही का था, मतलब तुर्क था, अफगान था, तो इसको लात मार के भगाया था। तो इसको काफ़ी मतलब गुस्सा था अफगानों से प्रति। तो लगभग सभी अफगानों को इसने क्या कर दिया था? समाप्त। लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लेकिन उसी एक अफगान में से बच गया था शेरखां लोधी। जो शेरशाह लोधी है ना, शेरखां लोधी, वो वास्तविक रूप से वो मतलब जैसे अफगान का लोधी वंश का था। तो उसी में से एक बच गया था शेरशाह सूरी, जो हुमायूं जो बाबर का लड़का था ना, उसको 2 बार लथेड़ के पीटा था। यानी जो शेरशाह मतलब सूरी जो थे वो हुमायूं को 2 बार लथेड़ के पीटे थे। और उसी में से बच गया था, उसी अफगान में से बच गया था कौन? शेरशाह लोधी मतलब जो थे बच गए थे, मतलब और हुमायूं को मतलब हराया था उसने। 26 दिसंबर 1530 को, 26 दिसंबर 1530 को ये महान आत्मा बाबर क्या हो गए? टाएं फेस। यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। उसको मतलब बागीचा बहुत पसंद था, तो उसने एक आराम बाग मतलब बाग बनाया था, बागीचा बनाया था। और उसे पुनः काबुल में स्थानांतरित किया था अकबर के द्वारा। क्योंकि जैसे अच्छा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे मतलब बाबर का जो मतलब जीवनी था उसको क्या नाम था? तो उसको बाबरनामा। वास्तविक रूप से दोस्तों बाबर का जो जीवनी था वो बाबरनामा नहीं था,
वो तुजुक ए बाबरी था। वो क्या था दोस्तों? तुजुक ए बाबरी, जिसको अकबर के कहने पे मतलब रहीम दास ने उसको ट्रांसलेट किया था। तो उसका मतलब जैसे नाम पड़ा था बाबरनामा। उसका क्या नाम पड़ा था दोस्तों? बाबरनामा। तो बाबरनामा जो मतलब तुजुक ए बाबरी था, उसमें मतलब इसने लिखा था कि जैसे मुझे काबुल बहुत पसंद है, तो अगर मैं मरूं तो मेरे मतलब जैसे चिता को काबुल में ही दफनाया जाए, मतलब मेरे लाश को दफनाया जाए। लेकिन इसको जैसे 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। लेकिन जैसे ही अकबर को ये मालूम चला, जब ट्रांसलेट कर रहे थे रहीम खान का ना, तो उन्होंने बताया इनको कि भैया आपके मतलब दादा जान थे, उनका ये मन था। तो वहीं अकबर के द्वारा इसको फिर से, इसके कब्र को फिर काबुल में क्या किया गया था? दफनाया गया था। बाबर को दोस्तों 4 मतलब बाग की शैली का जनक कहा जाता है। इसमें यह मतलब इसने आगरा में आराम बाग मतलब जैसे नामक बागीचा बनाया था, जो इसी शैली में होता था। इसमें मतलब जैसे इस बागीचा में पानी देने की स्वतः व्यवस्था, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आएगा माली पानी देगा, नहीं, यह खुद ही मतलब पानी देगा। इसके अलावा बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण कराया था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा अयोध्या में कराया गया था। और इसके जो वास्तुकार थे वो मीर वाकी थे। वो कौन थे? मीर वाकी जो थे वो बाबरी मस्जिद के वास्तुकार थे। बाबर की जो आत्मकथा है वह है तुजुक ए बाबरी, जो बहुत ही कुशलतापूर्वक तुर्क भाषा में लिखी गई है। बहुत ही दोस्तों उस टाइम बहुत ही कुशलतापूर्वक तुर्क भाषा में लिखी गई है। तो यह कहा जा सकता है कि जो तुजुक ए बाबरी है, इसका मतलब क्या भाषा था? ये तुर्क भाषा में था, ठीक है। और बहुत ही उस टाइम बहुत ही कुशलतापूर्वक लिखी गई थी, जिसे अकबर के कहने पे फारसी में किया गया था। अब्दुल रहीम ने मतलब ट्रांसलेट किया था। अकबर इनके पत्र थे और उन्होंने मतलब जो बाबरनामा था, तो उसमें जैसे तुजुक ए बाबर, वास्तविक रूप से अगर प्रश्न आप लोग के पास आएगा कि बाबर का वास्तविक मतलब आत्मकथा कौन सी है, तो वो है तुजुक ए बाबरी। और बाबरनामा को मतलब ट्रांसलेट मतलब उसको मतलब उसका ट्रांसलेशन है बाबरनामा, जो अकबर के कहने पे रहीम खाना ने उसको मतलब जैसे क्या किया था? ट्रांसलेट किया था, ठीक है, मतलब फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो उसमें जब बाबर मतलब जैसे अकबर ने पढ़ा था उसे, तो बाबर ने उसमें लिखा था कि जब बाबर भारत में आया था तो भारतवर्ष में 7 राज्य बहुत मतलब ताकतवर थे। दोस्तों भारत में कितने राज्य सबसे ज़्यादा ताकतवर है? 7 राज्य, जो 7 स्टेट थे, मतलब 7 प्रांत कहिए या राज्य कहिए, वो सबसे अधिक ताकतवर थे। जिसमें 2 राज्य हिंदू तथा 5 राज्य मुस्लिम राज्य, 2 राज्य हिंदू राज्य तथा 5 राज्य मुस्लिम थे। हिंदू राज्य में जैसे मेवाड़ था तथा विजयनगर था, और मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल, इसमें सबसे मतलब बहमनी मतलब ये 5 मतलब मुस्लिम राज्य थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत राज था वो विजयनगर था। वो कौन था दोस्तों? विजयनगर था। उसी विजयनगर में वो तेनालीरामा जी थे ना, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामा। जैसे कैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे दोस्तों, तो इसमें से बीरबल मतलब प्रमुख रत्न में से एक थे। 9 रत्न का अर्थ मतलब हीरा चांदी सोना चांदी नहीं, मतलब जैसे वो 9 पद होता था और वही 9 मतलब रत्न हो, मतलब मुझे तो उस पर मतलब जैसे आदमी आसीन थे उनको रत्न के नाम से मतलब संबोधन किया जाता था। उसी प्रकार से साउथ इंडिया के जो विजयनगर था, राजा कृष्णदेव राय का दरबार था, उसमें अष्ट दिग्गज पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे दोस्तों? अष्ट दिग्गज। तो ये प्रश्न आ सकता है कि 9 रत्न किसके दरबार में पाए जाते थे? तो मुगल वंश के अकबर के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे, तथा अष्ट दिग्गज किसके दरबार में पाए जाते थे? तो साउथ इंडिया का जो राज्य था विजयनगर, उसमें अष्ट दिग्गज पाए जाते थे। और इसमें जैसे इसमें बीरबल प्रसिद्ध थे ना, तो उसमें तेनालीरामा प्रसिद्ध थे। और अष्ट प्रधान जो था वह शिवाजी के मतलब राज दरबार में मराठा साम्राज्य में पाए जाते थे। तो मतलब ये एक्स्ट्रा मतलब प्रोसेस है। उसके बाद बाबर के दोस्तों 4 पुत्र हुए। बाबर के कितने दोस्तों पुत्र हुए थे? 4 पुत्र। हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल। और हुमायूं जो था उनका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि यही सबसे क्या था? बड़ा पुत्र था। तो दोस्तों ये बाबर से रिलेटेड, ऐसे तो बाबर के कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता तो भी अच्छा नहीं लगता, वैसे भी लंबा ही होगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिएगा आप लोग। तो मतलब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट, हम पहले ही बोले थे अभी बोल रहे हैं, कि एक और मेरा चैनल है केसट क्यूज के नाम से। आप लोग जैसे यूट्यूब पे सर्च करिएगा KESATHQUIZ की केसट क्यूज, इस पर भी आपको इस टाइप की वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मतलब सपोर्ट करेंगे हम लोग। अभी हम भी जैसे एक स्टूडेंट ही हैं, उसमें कोई हाई लेवल पे हम नहीं हैं। अगर मेरे अंदर जो आप लोग को लगे कि कमी है, आप लोग प्लीज़ कमेंट के रूप में बताएं। और चैनल नया है तो आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और केसट क्यूज पे भी आप लोग ज़रूर, मतलब वो तो काफ़ी नया चैनल है, तो उसको भी आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।